स्वागत है सभी लोगों का 2026 की एक और नई इसेकाई रीइंकार्नेशन एनिमे के अंदर। ये एनिमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमारे मेन कैरेक्टर को उसी के फादर के द्वारा धोखा मिल जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ ये तो हमें स्टोरी को देखने के बाद ही समझ आएगा। अगर तुम लोग को भी ये एनिमे पसंद आती है और अगर तुम लोग को इसके आगे के एपिसोड्स भी देखने हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर दो, क्योंकि अब इसी तरीके से मैं डेली वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो मेक श्योर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हमें बताने लगता है कि हर दिन मुझे एक ऐसी ट्रेन में बैठकर जाना पड़ता है जिसमें काफी भीड़ होती है। ट्रेन में बैठकर मुझे काम में जाना पड़ता है और फिर मुश्किल से ही मुझे आखिरी ट्रेन मिलती है घर आने की। उसकी डेली लाइफ ऐसी ही चल रही थी, पर अब अचानक से जैसे उसे होश आता है वो अब देखता है कि उसके हाथ तो पहले से छोटे हो चुके हैं। वो अब उठकर खिड़की के बाहर देखता है कि वो तो अब एक दूसरी ही जगह पर आ चुका है। तभी अचानक से उसकी मेड वहां पर आ जाती है। वो उससे कहती है कि वैन, इस तरीके से खिड़की के पास खड़े मत हो, ये खतरनाक है। तो वैन भी कहता है कि माफ कर दो, बाहर का नजारा कुछ कमाल का था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये सुनकर अब उसकी मेड हैरान हो जाती है और कहती है कि आप इतना अच्छा बोलना कब से सीख गए, आप तो अभी 2 साल के ही हो। ये सुनकर वैन भी हैरान हो जाता है। उसे अब ये समझ आ जाता है कि वो रियनकार्नेट होकर इस दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है, पर अब उसकी पास्ट लाइफ की याददाश्त उसे अब वापस आ रही है। उसे यहाँ के लोगों का नाम भी पता है। वो अब उस मेड से कहता है कि तुम्हारा नाम टिल है ना, तुम मेरी मेड हो और मेरा नाम वैन है। मेरे फादर का नाम जेल्पा है, मेरे बड़े भाइयों का नाम है मुर्किया, जाड़ और सेस्टो। वैसे आखिरकार हम लोग है कहाँ पर, इस जगह का नाम क्या है? अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वैन की फैमिली बैठकर वहाँ पर खाना खा रही है। हम लोग यहाँ पर वैन के फादर को देखते हैं जिनका नाम है जेल्पा। हमें अब यहाँ पर वैन के सबसे बड़े भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम है मुर्किया। फिर हम लोग वैन के दूसरे भाई को देखते हैं जिसका नाम है जाड़, और फिर वैन के तीसरे भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम है सेस्टो। वो सभी लोग अब अपना अपना खाना खा रहे होते हैं, पर हम लोग अब देखते हैं कि वैन के लिए तो 3-3 मेड खड़ी है उसे खाना खिलाने के लिए। वैन भी अब वहीं पर अब सोचने लगता है कि मुझे पता चल चुका है कि मैं इस दुनिया के अंदर रियनकार्नेट हुआ हूँ और मेरे पास अभी मेरी पुरानी लाइफ की मेरे पास मेमोरीज बची हैं। वहीं पर जलपा अब जाड़ से कहने लगता है कि आज तुम क्या पढ़ने वाले हो? तो वो भी घबरा कर कहता है कि मैं फायर मैजिक के बारे में और बैटल फॉर्मेशन के बारे में सीखूंगा। तो उसके फादर भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो सेस्टो से पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो? तो वो भी घबरा कर कहता है कि मैं भी मैजिक को पढ़ने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जलपा अब वैन से पूछते हैं कि तुम क्या करोगे? तो वैन कहता है कि इस दुनिया के बारे में अभी भी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे पहले इस नेशन के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जानूं। ये सुनने के बाद वैन के सभी भाई हैरान हो जाते हैं। वहीं जलपा तो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। वो अब वैन से कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी मरी हुई वाइफ के आखिरी बेटे हो, पर मैं गलत था। तुम तो 2 साल की ही उम्र में काफी स्मार्ट हो। मैं श्योर हूँ कि आगे चलकर तुम्हारे पास काफी पावरफुल फायर मैजिक होगा, बिल्कुल मेरे और मेरे वाइफ की तरह। मुझे अब मेरी फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आखिरकार तुम्हारा मैजिकल एप्टीट्यूड क्या होगा। जब तुम 8 साल के हो जाओगे तब हम लोग चेक करेंगे। तुम पर मेरी काफी सारी उम्मीदें हैं। ये सुनने के बाद वैन भी अब हम लोग को बताता है कि अपेरेंटली इस दुनिया के अंदर एक पर्सन का मैजिकल एप्टीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट होता है। उनके पास जो अटैक करने की कैपेबिलिटीज होती है उनका यूज करके वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और काफी काम आते हैं। इसलिए सभी नोबल्स को 4 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स की डिजायर होती है। वो एलिमेंट्स होते हैं फायर, वाटर, विंड और अर्थ। और जिन लोगों के पास दूसरे टाइप के एप्टीट्यूड्स होते हैं उन्हें बेकार माना जाता है। मेरे फादर के पास और मेरे भाइयों के पास 4 एलिमेंटल मैजिक में से एक है। अगले सीन में वैन अब इस नेशन के बारे में जानकारी पा रहा होता है। वो अब टिल से पूछता है कि क्या यही एक लौता पोर्ट है जहाँ से शिप्स सेल होती हैं? तो वो कहती है कि हाँ, डीप ओशन के अंदर काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि हमला कर सकते हैं, इसलिए शिप्स को यहीं पर रहना पड़ता है। ये सुनकर वैन पूछता है कि तो फिर इस दुनिया के अंदर कितनी जाति के लोग हैं? तो वो भी बताती है कि जैसे कि एल्फ, ड्वार्फ, वो अब और भी रेसेस के बारे में बताने वाली होती है, जो देख बाकी की मेड उसे रोक लेती है और कहती है कि वैन को इतना मत बताओ, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टिल भी रुक जाती है और अब वो वैन से माफी मांगती है। तो वैन कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं और भी काफी सारी चीजें जानना चाहता हूँ इस दुनिया के बारे में। वैसे क्या तुम मुझे मैजिक टूल्स के बारे में भी बता सकती हो? तो वो भी अब बताने लगती है कि मैजिक क्रिस्टल और जेमस्टोन्स ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि मैजिक को स्टोर कर सकती हैं। उनका यूज करके तुम अपने लिए मैजिक टूल बना सकते हो अपनी मैजिकल एप्टीट्यूड के हिसाब से। वो अब ये सब सुन ही रहा होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा उसके सामने काफी मोटी मोटी किताबें रख देता है। वो अब वैन से कहने लगता है कि आप अभी सिर्फ 2 ही साल के हो, मुझे पता है कि तुम पढ़ना चाहते हो, पर चलो
ये देखते हैं कि तुम्हें कितना आता है। उसे देखकर वैन अब हमें बताने लगता है कि इस बटलर का नाम है एस्पार्डा। ये एक काफी टैलेंटेड बटलर है जो कि काफी सालों से वैन के फादर को सर्व कर रहा है। वहीं वैन अब उसे कहने लगता है कि मैं रीडिंग करने में भी अच्छा नहीं हूँ। तो एस्पार्डा पूछता है कि क्या तुम्हें नंबर्स के बारे में पता है? तो वो कहता है कि हाँ, मैं छोटी मोटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। ये सुनकर एस्पार्डा उसे पूछता है कि अगर तुम 2 और 3 को मिलाओगे तो कितना बनेगा? तो वो कहता है कि 5। ये सुनकर एस्पार्डा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो वैन से कहता है कि आज से मैं तुम्हें ट्यूशन देने वाला हूँ। तो अब वैन को भी उसकी बात माननी पड़ती है। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एस्पार्डा अब उसे काफी ज्यादा खतरनाक टीचिंग देता है। वैन को दिन और रात पढ़ाई करनी पड़ रही होती है जिस वजह से उसकी हालत बेकार भी होने लगती है, पर एस्पार्डा रुकता ही नहीं है। वो अब उसे 2 साल तक पढ़ाता ही रहता है। इसके बाद हम लोग को अब 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर वैन अब 4 साल का हो चुका है और अब वो टिल के साथ तलवारबाजी सीख रहा है, पर टिल उससे काफी ताकतवर है। वो उसके ऊपर एक भी हमला नहीं कर पाता है। ये देखकर वो भी उससे चिढ़ाकर भाग जाती है। वहीं अब वैन भी चिढ़ जाता है, वो भी अब उसके पीछे भागता है। तभी वहाँ पर बाकी की मेड आ जाती है जो कि टिल से कहती है कि तुम इस तरीके से लॉर्ड वैन की इंसल्ट नहीं कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर वैन कहता है कि इसको पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, इस तरीके से नोबल पर्सन की इंसल्ट करना एक क्राइम है। ऐसा बोलकर अब वो टिल को पकड़ लेते हैं और वो वैन से कहते हैं कि इसके ऊपर हमला करके इसे पनिशमेंट दो। वह टिल तो अब रो रही होती है। ये देखकर वैन अब हल्के से उसके सर पर मारता है और कहता है कि लो, इतना काफी है। ये देखकर वो मेड हैरान हो जाती है और कहती है कि इतना थोड़ी काफी है, जिस पर वैन कहता है कि नहीं, इतना काफी है, अब शांत हो जाओ। तो वो भी शांत हो जाती है। वहीं पर ये देखकर टिल भी काफी शॉक हो जाती है कि वैन तो काफी ज्यादा काइंड है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वैन अब हर रोज तलवारबाजी करता है और अब देखते देखते 1 साल बीत चुका है। जो अभी उससे बड़े लोग हैं जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अब उनके लेवल तक पहुंच चुका है। और क्योंकि वैन रीइंकार्नेट हुआ है, इसलिए उन बच्चों से लड़ना उसके लिए इजी है। वो हमला करके अपने से बड़े बच्चे को हरा देता है, जिसकी वजह से वो भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर वैन अब उसके पास जाता है और अपना हाथ आगे करके उसे उठाता है। ये देखकर सभी बच्चे शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वैन तो काफी ज्यादा ताकतवर है और काफी अच्छे भी हैं। जार्ड और सेस्टो तो हमसे बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारा स्टेटस काफी लो है, पर वैन तो हमारी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, वो कमाल के हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वैन अब ट्रेनिंग करके बैठ जाता है। वो पानी पी रहा होता है, पर अब इतने में वहाँ पर डी आ जाता है जो कि दरअसल शिवलरिक ऑर्डर डिप्यूटी का कमांडर है। वो यहाँ पर वैन के हाथ को देखने के लिए आया है, पर वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वैन के हाथ पर तो कोई भी छाले नहीं है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप रात में भी ट्रेनिंग करते हो, इसी वजह से आप ताकतवर हुए हो, पर लगता है कि मैं गलत था। वहीं पर अब वैन कहता है कि मुझे रात में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, मैं ट्रेनिंग करूंगा ही कैसे। तो डी कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो। मैंने भी सुना है कि एस्पार्डा को ऑर्डर मिले हैं कि वो आपको नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा पढ़ाए। ये सुनने के बाद वैन काफी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ओ, तो इस वजह से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। वो काफी उदास होकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि इस दुनिया में इतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती है। वहीं पर डी अब उसे कहने लगता है कि वैसे अगर आपको तलवारबाजी सीखनी है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलो ऐसे करते हैं, मैं आपको काफी तलवारबाजी सिखाऊंगा जिससे कि आप इस नेशन के सबसे अच्छे तलवारबाज बन जाओगे। ये सुनकर वैन तो बेहोश सा होने लगता है और वो सोचता है कि क्या मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो अब उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपसे सीख लूंगा, पर मुझे पढ़ाई भी करनी है, इसलिए कोशिश करना कि आप मुझे हल्की फुल्की ट्रेनिंग दो। तो डी कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स, आपको मैं थोड़ी सी ही ट्रेनिंग करवाऊंगा क्योंकि अभी तो आप बच्चे ही हो। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि डी ने झूठ बोला है। वो अब वैन को काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो उसे एक दिन में 100 बार तलवार की हर एक टेक्निक को यूज करने के लिए कहता है, जो कि ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा है। शाम तक ये सारी ट्रेनिंग करके वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। उसे रेस्ट करता हुआ देखकर डी कहता है कि आप इस तरीके से रेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो रेस्ट करने से अच्छा है कि बिना बेंच का यूज करे आप इस तरीके से बैठो स्क्वाट करते हुए। ये सुनकर वैन अब सोचता है कि बस कर भाई, पागल हो गया है क्या। तभी वैन अब देखता है कि डी तो ऐसे ही बैठा हुआ है बिना बेंच का सहारा लिए। तभी वहां पर टील आ जाती है उसके लिए एक टावल लेकर, जिससे कि वो अपने पसीने को पोंछ सके। तो अब वो भी अपने चेहरे को पोंछ लेता है। वो अब कहने लगता है कि भले ही मेरी जिंदगी यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड है, पर फिर भी जब से मैं इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट हुआ हूँ तब से मुझे काफी मजा आ रहा है। इतनी सेटिस्फेक्शन मुझे कभी अपनी पास्ट लाइफ में फील नहीं हुई थी। तो जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक मुझे खुलकर एंजॉय करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक और साल बीत चुका है। इस बार अब वैन 6 साल का हो गया
गया है और सभी लोग उसे अब जीनियस बुलाते हैं क्योंकि वो अपनी काफी अच्छी ट्रेनिंग करता रहता है और पढ़ाई करता रहता है। लेकिन एक दिन इतने ज्यादा पढ़ाई और ट्रेनिंग करते हुए वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी इस नई जिंदगी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। वो अब टिल से कहता है कि मुझे बाहर जाकर खेलना है, तो वो भी मान जाती है और अब वो उसका मूड फ्रेश करने के लिए वैन को मार्केट के अंदर लेकर आ जाती है। वहीं पर वैन अब फाइनली यहाँ पर नई चीजों को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। उसे पता चलता है कि ये वाली मार्केट इस सिटी की सबसे बड़ी मार्केट है। अपने पीछे उसे मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिखती है। दरअसल ये एक कंपनी है जो कि काफी बड़ी है और इसकी ब्रांचेस पूरे किंगडम में अलग अलग जगहों पर खुली हुई है। तभी अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि एक बंदा एक छोटे से बच्चे के हाथ को बांधकर उसे कहीं ले जा रहा है, जो देखकर वैन के जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अब वैन अपने साथियों को रोक लेता है और अब उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार तुमने इस बच्चे को इस तरीके से बांध क्यों रखा है। तो वो बंदा कहता है कि ये मेरा बेटा है, इसके साथ मैं जो कुछ भी करूँ मेरी मर्जी, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मैं यहाँ पर इसे स्लेव के तौर पर बेचने आया हूँ। ये सुनकर वैन पूछता है कि ये क्या होता है। तो टीला उसे बताती है कि ये तो काफी समय से चलता आ रहा है। जो गरीब फैमिली होती है वो अपने बच्चों को बेच देती है और स्लेव बना देती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं उन्हें खाना खिलाने के लिए और पालने के लिए। उन्हें बेचकर वो फैमिली पैसे कमा लेती है। तभी वहाँ पर अब उसी कंपनी से एक लेडी निकल कर आ जाती है। वो अब वैन को देखकर कहती है कि तुम तो मार्केस फैमिली के वही फेमस बेटे हो, है ना? ये सुनकर वैन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस लड़की को कैसे पता चला। तो टील बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आपके चोगे के पीछे ये लिखा हुआ है। वो लड़की अब कहने लगती है कि आपके बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं, आपका हमारी कंपनी के अंदर स्वागत है, आपको जो चाहिए हमारे पास सब कुछ है। मेरा नाम रोजाली है, आपको सर्व करके मुझे काफी अच्छा लगेगा। पर अब वही बंदा जैसे सुनता है कि जो वैन है वो एक नोबल का बेटा है, वो अब काफी डर जाता है। ये देखने के बाद अब वैन रोजाली से कहता है कि ये बंदा यहाँ पर अपने बेटे को बेचने के लिए आया है, तुम्हें क्या लगता है कि ये कितने में बिकेगा? तो रोजाली भी अब उस बंदे से पूछती है कि क्या इसके पास कोई मैजिकल एप्टीट्यूड है? तो वो कहता है कि हाँ, इसके पास थीविंग मैजिक है, यानी कि चोरी करने के लिए मैजिक। ये सुनकर रोजेली कहती है कि ऐसी बात है तो ये ज्यादा में बिकेगा नहीं, इसके लिए बस 3 बड़े सिल्वर कॉइन ही मिलेंगे। इस बात पर अब उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और अब अपने बेटे को मारने लगता है और कहता है कि तुम तो किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारे तो इतनी कीमत भी नहीं है। ऐसा बोलकर अब वो उसे वहां से ले जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें किसी दूसरी दुकान में बेचूंगा। तभी वैन उस बंदे को रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को खरीदूंगा, बदले में मैं तुम्हें 5 बड़े सिल्वर कॉइन दूंगा। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं पर वो बंदा मान जाता है, जिसके बाद टिल सिल्वर कॉइन निकालकर उस बंदे को दे देती है। तो बंदा भी अपने बेटे को यहीं छोड़कर वहां से चला जाता है उस पैसे को लेकर। जिसके बाद वैन जाकर अब उस लड़के के रोप को खोल देता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? मेरा नाम वैन है, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा बोलकर अब वो हाथ देकर उसे खड़ा करता है। वहीं पर वो लड़का बताता है कि मेरा नाम कामशीन है। तो वैन अब उससे कहता है कि लो, आज से तुम फ्री हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। ये सुनकर टिल कहती है कि मुझे तो लगा था कि आपने इस लड़की को इसलिए खरीदा है क्योंकि आप इसे अपना स्लेव बनाना चाहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था। वहीं वैन अब कामसीन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई जगह है जाने के लिए? जिस पर वो मना कर देता है। ये सुनकर वैन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तो वैन का अब सोल्जर बताता है कि तुम्हारी फैमिली ये अलाउ नहीं करेगी कि तुम किसी लड़के को अपने घर ऐसे ही लेकर आ जाओगे, तो लेकिन अगर आप इसे अपना स्लेव बनाओगे तो ये रह सकता है आपके साथ। जो सुनकर वैन अब कामशीन से कहता है कि क्या ऐसा ठीक रहेगा? माफ करना, और कोई चॉइस भी नहीं है, तुम्हें मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। तो वो भी मान जाता है। जिस पर वैन कहता है कि ठीक है, फिर चलो चलकर तुम्हारे लिए कपड़े खरीदते हैं। ऐसा बोलकर वो रोजाली से कहता है कि मदद करोगी? जिस पर वो भी कहती है हाँ, पर सबसे पहले हमें तुम्हारा स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बना देना चाहिए। ऐसा बोलकर अब वो उन दोनों का हाथ पकड़ के उनका स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर देती है। हम लोग भी अब देखते हैं कि कामसीन के हाथ पर एक निशान आ जाता है, जिससे ये प्रूव होता है कि वो वैन का एक सर्वेंट है। रोजालिया बताती है कि ये साइन तब तक रहेगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता। जिसके बाद वो वैन से कहती है कि क्योंकि तुम यहाँ पर पहली बार आए हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए मैं तुमसे फीस नहीं लूंगी। ये सुनकर वैन भी खुश होकर उसका शुक्रिया करता है। ये सुनकर रोजाली भी हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी नोबल ने उसका शुक्रिया नहीं किया। जिसके बाद वो उन लोगों को अपनी कंपनी के अंदर लेकर चलने लगती है, जिससे कि वो कामसीन के लिए कपड़े ले सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ और समय बीत चुका है। कामसीन अब वैन के पास आकर कहता है कि डी, आप
आपको खोज रही हैं। तो वैन अब उसे खाना पकड़ा देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, बदले में डी से कह देना कि मैं रूम में नहीं हूँ। तो वो भी कहते हैं ठीक है। तभी वैन अब नोटिस करता है और कहता है कि तुमने तुम्हारे ग्लव्स क्यों नहीं पहने हुए। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं सभी को ये साइन दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ बॉन्डेड हूँ और कितना ज्यादा लकी हूँ। तो वैन कहता है कि लेकिन वो ग्लव मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इन्हें पहन लेता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो ग्लव्स को पहन लेता है। तभी वैन को ढूंढता हुआ डी आ जाता है। तो कामसीन अब जाकर उसे बताता है कि वैन रूम में नहीं है। तो डी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, किसी ने उन्हें रूम में जाता हुआ देखा है। तो कामसीन कहता है कि शायद से उस बंदे को भ्रम हुआ होगा। तो डी कहता है कि ठीक है, वैसे तुम्हारे मुंह पर खाना क्यों लगा हुआ है। ये सुनकर कामसीन जल्दी से खाने को साफ करता है और कहता है कि कहाँ लगा हुआ है खाना। तो वो कहता है कि झूठ मत बोलो, तुमने अभी भी खाना साफ किया है। मैं समझ गया, वैन ने तुम्हें रिश्वत दी है। खाने देकर उसने तुम्हें कहा होगा कि ये कह दो कि मैं रूम में नहीं हूँ। ऐसी बात है तो वैन की जगह आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। जिस पर वो मना कर रहा होता है, लेकिन डी अब उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है। ये सारी चीजों को वैन भी देख लेता है और वो कामसीन से कहता है कि मुझे माफ कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन अब 8 साल का हो चुका है। इसलिए किंगडम में सभी लोग अब एक्साइटेड हैं क्योंकि आज ही वो दिन है जहां ये चेक किया जाएगा कि आखिरकार वैन के पास कैसा मैजिकल एप्टीट्यूड है। लोग ये चाहते हैं कि वैन उनका लॉर्ड बने क्योंकि वो काफी ज्यादा दयालु है। हम देखते हैं कि वैन के ऊपर किंगडम के सभी लोगों की काफी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पर वैन उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतर पाया है क्योंकि उसके पास कोई भी एलिमेंटल मैजिक का एप्टीट्यूड नहीं है। उसके पास एक बेकार सा मैजिक का एप्टीट्यूड है जिसका नाम है प्रोडक्शन मैजिक। जालपा अब कहने लगते हैं कि प्रोडक्शन मैजिक तो काफी बेकार है। ये एक ऐसा मैजिक है जिसका यूज करके तुम तलवार और एक्सेसरीज को क्रिएट कर सकते हो, पर ऐसी चीजों को तो बिना मैजिक का यूज किए भी बनाया जा सकता है। आखिरकार तुम ऐसे बेकार के मैजिक का यूज करके हमारे किंगडम के लोगों को कैसे बचाओगे। तुम्हारी स्वर्गवासी मदर मीरा और मैं एक काफी पावरफुल फायर मेज थे, तो आखिरकार हमारे बच्चे के पास प्रोडक्शन मैजिक कैसे हो सकता है। मेरी तुम पर काफी ज्यादा होप थी क्योंकि तुमने बचपन से ही काफी रेयर टैलेंट दिखाया था, पर वो सब कुछ अब चकनाचूर हो चुका है। तुम तो किसी भी काम के नहीं हो, तुम हमारी फैमिली के लिए एक फेलियर हो। तुम्हें तो मुझे बस मार देना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी मुर्किया बीच में आ जाता है, जिसे देखकर जालपा कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मुर्किया कहता है कि हमारी संपत्ति में एक वीरान सा पड़ा हुआ विलेज है जो कि एक काफी बेकार सी लोकेशन पर है, इसी वजह से वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। वैन को मारने से अच्छा क्यों ना हम उसे वहाँ का लॉर्ड बना दें। उस विलेज के अंदर बस 100 लोग ही रहते होंगे। वहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री नहीं है। वहाँ के नॉर्थ में एक माउंटेन है जिसके अंदर काफी सारे अच्छे रिसोर्स मिलते हैं, पर वहाँ पर काफी ताकतवर और खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। इसकी वजह से कोई भी वहाँ जाता नहीं है। इस विलेज के नेबर में फेर्डिनाटो काउंटी है और इस विलेज के दूसरी साइड हमारा राइवल किंगडम येले नेटा है। ये विलेज हमारे लिए इतना कीमती नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कभी कभार ही जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो अब जालबाग भी कहते हैं कि ये विलेज बस हमें थोड़े समय पहले ही मिला है, इसलिए यहाँ के लोग हमारे लिए अभी तक लॉयल नहीं है। अगर हम लोग अपनी फैमिली का एक मेंबर यहाँ पर भेजेंगे तो शायद से हमारे लिए लॉयल हो सकते हैं। मुर्किया, तुमने काफी अच्छा आइडिया दिया। ऐसा बोलकर वो वैन से कहते हैं कि ठीक है, तुम इस विलेज के लॉर्ड बनोगे, जब तुम रेडी हो जाओगे तब चले जाना। मुर्किया, तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने एक यूजलेस लड़की के लिए काम ढूंढ लिया। ऐसा बोलकर अब वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं। पर अब ये सब कुछ देखकर अब वैन हैरान हो जाता है। वो मुर्किया से कहता है कि आपने ये मेरे लिए क्यों किया। तो मुर्किया कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख पाया, इसी वजह से मुझे फादर को ये आइडिया देना पड़ा। मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा अगर आप मुझे इस बात के लिए हेट करोगे तो वैन कहता है कि नहीं, तुमने जो किया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम मेरे फादर को नहीं रोकते तो वो मुझे मार देते। तो मुर्किया कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपकी ज्यादा मदद कर पाऊंगा या फिर नहीं, पर जितना होगा मैं आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर वैन भी काफी खुश हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वैन के जाने का समय हो चुका है और टिल अब काफी गुस्सा है जालपा पे। वो कहती है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि आपके पास मैजिक नहीं है, फिर भी आप काफी स्मार्ट हो, तो इस तरीके से आपको एक वीरान से विलेज में कैसे भेज सकती हैं। तो वैन कहता है कि कोई बात नहीं, अब जो है सो है। वैसे मैं भी एक्साइटेड हूँ वहाँ पर जाने के लिए। वैन अब कहता है कि मैं एक ऐसे विलेज का लॉर्ड बन चुका हूँ जहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो मेरे पास काफी फ्री टाइम बचेगा। अच्छी बात है, इसी मौके का फायदा उठाकर मैं अपनी पीसफुल जिंदगी जी पाऊंगा जैसी मैं जीना चाहता था। मैं उस जगह को अपने हिसाब से बदल दूंगा। वो बताता है कि हमारे सामान को कैरेज के अंदर भेजा जा रहा है, पर मेरे साथ किसी भी ऑर्डर नाइट को नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए मेरे भाई मुर्किया ने 10 एडवेंचरर्स को हायर किया है हमारे बॉडीगार्ड के तौर पर। शुरुआत में मेरे फादर मेरे साथ बस काम सीन को ही भेजने वाले थे। ऐसा होता तो काफी बुरा होता, पर मुर्किया की वजह से मैं बच गया। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ मुर्किया। तभी टिल वहाँ आकर कहती है कि मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो वो भी मान जाता है। तभी वहाँ पर डी
आकर कहता है कि आपके साथ मैं भी चलूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जितनी भी तलवारबाजी आएगी मैं वो आपको सिखाऊंगा। ये सुनकर वैन तो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं अपने साथ किसी भी नाइट को नहीं लेकर जा सकता हूँ। जिस पर डी कहता है कि मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। ऐसा बोलकर अब वो उन बाकी 2 गार्ड से भी कहता है कि अर्ब और लो तुम भी चलोगे हमारे साथ। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है। तभी वहाँ पर एस्पार्डा आ जाता है। वो अब वैन से कहता है कि मैंने आपके फादर को बता दिया है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मेरे सक्सेसर की भी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो वो मेरी जगह ले सकता है। इसका मतलब है कि मैं फ्री हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपकी स्टडी कराता रहूंगा। इससे मेरी बुढ़ापे में एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी। ये सुनकर वैन और परेशान हो जाता है और कहता है नहीं बस करो। जिसके बाद वो लोग अब विलेज में जाने के लिए चल देते हैं। टिल अब देखती है कि वैन खुशी से स्माइल कर रहा है। वो उससे पूछती है कि कुछ अच्छा हुआ है क्या। पर अब वैन भी सोचता है कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि मुझे लॉर्ड बना दिया गया है एक ऐसे विलेज का जो कि फ्रंट लाइन में है। अच्छी बात यह है कि हमारी कैरेज के ऊपर हमारी फैमिली का मार्क नहीं है। ये मेरे फादर का आइडिया था जिससे कि लोगों को ना पता चल सके कि मैं जा रहा हूँ। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उससे कहती है कि क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हो। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहती है कि क्योंकि आपके बैनर लगे हुए हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। वो अब उनसे कहता है कि तुम बैनर क्यों लगा रहे हो इस तरीके से। जिस पर वो कहते हैं कि इसका ऑर्डर हम लोग को डी ने दिया। वो चाहते थे कि आपको सभी लोग अच्छे से गुड बाय करने आए। वहीं अब वैन भी देखता है कि जा तो है सभी लोग अब उसे गुड बाय कर रहे हैं। इससे वैन को समझ आता है कि सभी लोग उससे कितना प्यार करते हैं। ये देखकर वो भी खुश हो जाता है और अब वो उनसे कहता है कि शुक्रिया हर चीज के लिए। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग को ये एनीमे कैसी लगी। क्या हम लोग को इस एनीमे को कंटिन्यू करना चाहिए, वो भी तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतने रखेंगे। इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कर देना। मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।